understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 सेकंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं. प्लीज थिंक अबाउट फॉर 30 seconds. Read this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in. तो एक पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस किए थे. आज की क्लास में उसी का एक छोटा सा क्विज करने वाले हैं. तो एक बहुत ही छोटा सा क्विज करेंगे हम. हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मिनट का टाइम मिलेगा. बैक टू बैक 5 पैराजंबल्स आपकी स्क्रीन पे शो किए जाएंगे. बैक टू बैक नहीं करते, अदरवाइज आप भूल जाओगे पिछला वाला. 2-2 करके करते हैं. पहले 2 फिर नेक्स्ट 2 और फिर 1. इस तरीके से 5 पैराजंबल का क्विज होगा. हर 2 पैराजंबल के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और हर पैराजंबल के लिए 3 मिनट का टाइम मिलेगा. आर यू रेडी टू टेक द चैलेंज? सभी लोग तैयार हैं चैलेंज लेने के लिए? स्टार्ट करें. चलिए, तो सेशन स्टार्ट करते हैं. ऑल द बेस्ट एवरीवन. ये रहा पहला पैराजंबल आपकी स्क्रीन पे. ऑल द बेस्ट.
चलिए लेट्स डिस्कस देम। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखा हम। सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी पैराजम्बल का? रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स। तो हमने एक-एक करके सारे स्टेटमेंट्स को रीड किया। एज़ आई वेट क्वाइट आउटसाइड क्वाइटली आउटसाइड चेन्नई एयरपोर्ट, मैं चेन्नई एयरपोर्ट के बाहर वेट कर रहा था शांति से, एक इंडिगो की फ्लाइट बोर्ड करने के लिए बेंगलुरु को। तो जो पर्सन थे मेरे पीछे बैठे थे, वो लगातार ना पुश कर रहे थे आगे, धक्का दे रहे थे। हो सकता है स्टार्टिंग। सुबह साढ़े 6 ही बने बजे थे और मैं ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रेस और इरिटेटेड फील कर रहा था। ये भी हो सकता है। अब तक, बाय नाउ मीन्स अब तक, तो ये तो स्टार्टिंग नहीं। मैं पूरी तरीके से जाग गया था। बहुत सारे लोग थे जो एयरपोर्ट आने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोगों के पास टिकट्स थी, पासेस थे। चेन्नई एयरपोर्ट लग रहा था बहुत ही भीड़-भाड़ वाला एरिया है। मैं उनकी तरफ गया, किनकी तरफ गया? स्टार्टिंग नहीं हो सकता। मैंने बोला कि मेरी फ्लाइट जो है 8 बजे है, मैं वेट कर रहा हूँ। ये लिखा हुआ है, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। उन्होंने हल्के से मेरे शोल्डर को टैप किया और रिप्लाई किया कि मेरी फ्लाइट जो पिछली रात 8 बजे थी और मैं तो तब से वेट कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, हमने स्टेप नंबर 1 कर लिया है, हमने सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लिया है। अब हम कुछ-कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश करेंगे। एक पर्सन थे जो मुझे बार-बार धक्का दे रहे थे, तो मैंने उनकी तरफ टर्न किया और बोला कि मेरी फ्लाइट 8 बजे है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी फ्लाइट तो बेटा कल रात 8 बजे। पहले मुझे बताओ कितने लोगों को पीएसटी क्लियर है? एक कहानी चल रही है। क्या चल रही है? एक कहानी चल रही है। सभी लोगों को पीएसटी क्लियर है। तो मैं चेन्नई एयरपोर्ट के बाहर वेट कर रहा था फ्लाइट लेने के लिए। तो हुआ क्या? वो मुझे पुश कर रहे थे। मैंने उनकी तरफ बोला कि भई मेरी फ्लाइट 8 बजे है, तो उन्होंने बोला कि बेटा मेरी कल रात 8 बजे। इसमें कोई दिक्कत? चलो, अब बात आती है क्यू और आर की। अब क्यू और आर को कहाँ लगाना है, बस ये यहीं पे छोटा-सा ट्रिकी है। सुबह साढ़े 6 बजे है, मैं स्ट्रेस्ड फ़ील कर रहा हूँ, इरिटेटेड फ़ील कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। तो ऑथर अपने बारे में तो क्यू में बता रहे हैं कि सुबह साढ़े 6 बजे है, मैं स्ट्रेस्ड फ़ील कर रहा हूँ, इरिटेट फ़ील कर रहा हूँ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, इरिटेटेड हूँ। तो मैंने उनकी तरफ बोला, क्यू पहले आएगा पीएसटी से। क्या सभी को ये बात क्लियर है? क्यू और पी का पेयर क्लियर है? सुबह साढ़े 6 बजे है, मैं ऑलरेडी स्ट्रेस्ड फ़ील कर रहा हूँ, इरिटेटेड फ़ील कर रहा हूँ, बाहर वेट कर रहा हूँ। तो मैं क्या-क्या कर रहा हूँ वो बताया। अच्छा, अब आर को आप स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते। अब ऑथर बोल रहे हैं अब तक तो मैं पूरी तरीके से जाग गया हूँ। तो क्यू के पास तो आर नहीं आ सकता क्योंकि क्यू में तो मैं स्ट्रेस्ड हूँ, इरिटेटेड हूँ। आर में लिखा हुआ है अब मैं पूरी तरह से जाग गया हूँ। तो जागने वाली बात कहाँ आएगी? जागने वाली बात हम स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अभी तो सुबह-सुबह साढ़े 6 बज रहे हैं, ऑथर स्ट्रेस्ड और इरिटेटेड है। तो अभी जागे नहीं है। अभी तो बस ऐसे ही नींदों में है। जब ये पूरी बात हो गई, उसके बाद ऑथर ने बोला अब मैं पूरी तरह से जाग गया हूँ। अब मुझे दिख रहा है कि एयरपोर्ट पे क्या-क्या हो रहा है। तो इसका मतलब आर की जो बेस्ट पोज़ीशन है वो कौन-सी है? तो उन्होंने जब मुझे ये बात बोली ना, तो मैं पूरी तरीके से जाग गया। तो आंसर इज़ व्हाट? क्यूपीएसटी। कितने लोगों का ठीक निकला? एक बार दोबारा समझे? कोई बात नहीं, जिन बच्चों का गलत निकला है, एक बार दोबारा समझ लेते हैं कौन-सी बात होगी। देखो, सबसे पहले एक पर्सन थे जो मेरे पीछे खड़े हुए थे और मुझे बार-बार पुश कर रहे थे। तो मैंने उनकी तरफ टर्न होके बोला कि मेरी फ्लाइट ना 8 बजे की है और मैं वेट कर रहा हूँ। तो उन्होंने जवाब दिया, रिप्लाई कब करोगे जब आप कुछ बोलोगे। तो मैंने उनकी तरफ कुछ बोला, तो उन्होंने उस बात का जवाब क्या दिया, रिप्लाई क्या किया कि मेरी फ्लाइट तो पिछली रात 8 बजे थी। मैं तो इतने लंबे टाइम से वेट कर रहा हूँ बेटा। क्या पीएसटी क्लियर था सभी को? इसमें कोई दिक्कत थी? आई होप नहीं थी पीएसटी में? हाँ। अब क्यों में लिखा हुआ था कि सुबह साढ़े 6 बजे हुए थे, मैं ऑलरेडी स्ट्रेस और इरिटेट फील हो रहा है, तो कहानी जब भी कोई कहानी सुनाते हो ना, सुबह हो रही थी, मैं परेशान था, मैं बाहर वेट कर रहा था, एक इंसान ने मुझे पुश किया, तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं वेट कर रहा हूँ, तो उसने भी मुझे बोला बेटा मैं तो बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा हूँ। तो अब देख लो पूरी कहानी सुनाई जा रही है। तो स्टार्टिंग कैसे हुई? स्टार्टिंग हुई सुबह से। तो क्यों समझ में आ रहा है स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है आर की। आर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। आर के पास 2-3 पोज़ीशंस थी, या तो मैं आर को यहाँ लगा सकती थी या फिर मैं आर को यहाँ लगा आर के पास ये 2 पोज़ीशंस थी, या तो आर को यहाँ लगा दो या फिर आर को यहाँ लगा दो। अब आर को देखो बाय नाउ आई एम फुली अवेक, अब मैं पूरी तरीके से जाग चुका था। कुछ हुआ होगा तभी तो ऑथर बोलेंगे कि मैं अब तो पूरी तरीके से जाग गया। यहाँ तो सुबह-सुबह का टाइम है, स्ट्रेस इरिटेटेड हूँ तो अभी नहीं जागा। कुछ हुआ उसके बाद मैं पूरी तरीके से जाग गया। फुली अवेक, अभी तो नींदों में ही थे ऑथर। इरिटेटेड थे, स्ट्रेस थे, नींदों में ही थे। तो क्यू के बाद आर तो नहीं आ सकता। क्यू के बाद तो आर नहीं आ सकता क्योंकि क्यू और आर बिल्कुल तो ऑपोज़िट बातें कर रहे हैं। इसका मतलब आर के लिए पोज़ीशन कौन-सी बची? क्लियर? तो आंसर इज़ क्यू, पी, एस, टी एंड कोई दिक्कत? एक बार फ्लो चार्ट बना लें और क्लियर हो जाएगा। क्यू में ऑथर ने कहानी स्टार्ट करी कि सुबह के साढ़े 6 बज रहे थे। अब देखिए जब भी कोई मूवी स्टार्ट होती है, कोई स्टोरी स्टार्ट होती है, ऐसे ही होती है। सुबह हो रही थी, फिर आप बताना स्टार्ट करते हो कि क्या-क्या हुआ उस सुबह में। पीएसटी का पूरा पेयर था, ऑथर ने कुछ बोला, सामने से जवाब मिला, सामने से रिप्लाई मिला और जिसको बोला उस वो इंसान कौन था वो पी में दे रखा। पीएसटी आर में इसलिए लगाया क्योंकि उसमें बोला था कि अब तक, मतलब इतना समय बीत गया, बाय नाउ मीन्स अब तक। बाय नाउ से भी आपको हिंट मिल रही थी। बाय नाउ का मतलब क्या है कि टाइम निकल चुका है। इतना समय निकल गया, अब तक मैं जाग चुका। तो इसलिए हमने आर को दैट इज़ क्यूपीएसटी है। क्लियर? फोर्थ स्टेटमेंट टी हो गया, सेकंड स्टेटमेंट पी, फाइनल स्टेटमेंट। तो का डाउट है मैम इट से स्टार्टिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है बेटा, आपने सेंटेंस रीअरेंजमेंट की मुझे लगता है फाउंडेशन वाली क्लास नहीं देखी। तो देखो बेटा फाउंडेशन ज़रूर करो क्वेश्चंस करने से पहले। इट से स्टार्टिंग हो सकती है जब इट स्यूडो सब्जेक्ट होता है। बहुत डिटेल में समझाया मैंने कि इट का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जब आया होता है तब इट से स्टार्टिंग हो सकती है। चलो अगला देखते हैं। हाउएवर स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग
डोमेस्टिक मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो अभी भी कम है क्योंकि कंट्री डिपेंडेंट है चाइनीज़ इम्पोर्ट से और बहुत कमी है हमारे यहाँ दिस लिखा हुआ था स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये अर्जेंसी हमको समझ में आती है क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की मोटर में, डिफेंस में, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। डिमांड बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, इलेक्ट्रिक चीज़ों की, डिफेंस की, इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो जो पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री लीडर्स हैं, वो क्या डिमांड करें कि प्लान बनाया जाए जिससे कि हमारा डिपेंडेंस इंपोर्ट पे कम हो जाए और हमारी कंट्री की कैपेबिलिटी स्ट्रांग हो जाए। हो सकता है इंडिया के पास 7 मिलियन टन है रेयर अर्थ रिजर्व का और हम बहुत सारे ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं जो इन इन मैग्नेट्स को बनाते हैं। दीज मैग्नेट्स कौन सी मैग्नेट? तो ये स्टार्टिंग नहीं हो सकती। इंडिया अपनी एफर्ट्स बढ़ा रहा है कि हम एक स्ट्रांग और अपने ऊपर डिपेंडेंट पूरे का पूरा सिस्टम बना लें। तब जब चाइना ने अभी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए, इससे समझ में आया कि हमारी कंट्री कितनी कम। तो हमको 2 स्टेटमेंट स्टार्टिंग लगे, या तो आर आपका स्टेटमेंट स्टार्टिंग हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, टी हो सकता है। अच्छा, मैं टी और आर में भी देखूँगी ना, आर में कोई कंट्री की बात नहीं हो रही। पॉलिसी मेकर्स तो कहाँ के पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्री लीडर्स तो कहाँ के इंडस्ट्री लीडर्स, पहले बता दो तो किस कंट्री की बात कर रहे हो, फिर बोलना उस कंट्री के जो लोग हैं। तो इसका मतलब आर भी स्टार्टिंग नहीं है। स्टार्टिंग क्या हो गया, टी, क्योंकि हम पूरे पैराग्राफ में इंडिया की बात कर रहे हैं। चलो, अब सबसे पहले तो मुझे ना कुछ-कुछ कंजंक्शंस मिल रहे थे, तो मैं उनके पेयर्स बनाऊँगी। यहाँ पे हाउएवर लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है अभी भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की कमी है हमारे, मतलब हाउएवर के पहले नेगेटिव टोन है। सॉरी, हाउएवर के बाद नेगेटिव टोन है। इसका मतलब हाउएवर से पहले टोन कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। मुझे बताओ पॉजिटिव टोन किसमें है इंडिया को लेके? फिर भी डोमेस्टिक मैग्नेट मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हम। मतलब इससे पहले कहीं लिखा होगा कि हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? हाउएवर 2 ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हालाँकि हम जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो भी कमी है। इसका मतलब इससे पहले लिखा होगा मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। किस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हम मैन्युफैक्चर कर लेते हैं? कर तो लेते हैं लेकिन कम करते हैं। कर तो लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम है, लिमिटेशंस हैं। क्या सभी को एस और पी का पेयर क्लियर? देख लो मैं कैसे पेयर्स बना रही हूँ। मैं कंजंक्शंस ढूँढ रही हूँ, दिस दैट ढूँढ रही हूँ, पेयर्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। चलो, अगला है दिस अर्जेंसी। तुरंत के तुरंत एक्शन लो भई। अर्जेंट है एक्शन लेना, दिस अर्जेंसी। तो कहाँ लिखा हुआ है कि हमें चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है? चीज़ों को अर्जेंटली ठीक करने की ज़रूरत है? बताओ। क्यू में लिखा हुआ है दिस अर्जेंसी, ये अर्जेंसी समझ में आती है। तो कहाँ लिखा हुआ है कि चीज़ें अर्जेंट हैं, चीज़ें करनी पड़ेंगी? ध्यान से बताओ क्यू से पहले क्या आएगा? दिस अर्जेंसी, चीज़ें अर्जेंट हैं, करनी पड़ेंगी। तो ये एस और पी तो हमने बना ही लिया था, टी और आर बचा हुआ है, देख लेते हैं। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि करो भई, कॉलिंग फॉर मीन्स डिमांड कर रहे हैं, माँग रहे हैं, करो इस काम को। ये अर्जेंसी उनकी समझ में आती है। आर मैच कर रहा है इंडिया, टी वाले जो बच्चे टी और क्यू का पेयर बना रहे हैं, उनको महापापी अवार्ड दिया जाता है। टी में ये नहीं बोला कि चीज़ें करने की बोला जा रहा है। टी में तो बोला जा रहा है कि इंडिया कर रहा है। इंडिया कर रहा है, वो टी में लिखा हुआ है। आर में लिखा हुआ है कि डिमांड आ रही है, करो भई, ये अर्जेंट है। और ये समझ में भी आता है, क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो डिमांड आ रही है, बोला जा रहा है करो, और ये समझ में आ रहा है कि क्यों बोला जा रहा है करो। कॉम्बिनेशन किसका है? आर और क्यू। चलो, अब मेरे पास 2 कॉम्बिनेशंस बन चुके हैं। मेरे पास आर और क्यू बन चुका है, मेरे पास एस और पी बन चुका है। अब बस मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि आर और क्यू आएगा या एस और पी आएगा पहले। तो टी से देखते हैं किसका लिंक्ड है। इंडिया अपनी एफर्ट्स बढ़ा रहा है, हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यू चेन बनाना है। तब जब चाइना ने क्या किया, चाइना ने मना कर दिया हमको एक्सपोर्ट करने से। तो ये दिखाता है कि हमारी कंट्री की सप्लाई चेन्स कितनी ज़्यादा कमज़ोर है। आर देखते हैं फिर, ऐसे कहेंगे डिमांड बढ़ती जा रही है। इन चीज़ों में पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री लीडर्स डिमांड कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेटेड प्लान लाया जाए, जिससे कि हमारा इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो जाए और हमारी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी स्ट्रांग हो जाए। आर टी का एक्सप्लेनेशन है, अगर आप देखोगे तो। चाइना ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, तो हमें डिपेंडेंस कम करना है इंपोर्ट पे। हमारी कंट्री की सप्लाई लाइन्स बहुत, इंडिया कोशिशें कर रहा है। कोशिशें कैसे कर रहा है? हमारे पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स दोनों कह रहे हैं। तो टी और आर तो लिंक लग रहा है। एक बार एस भी पढ़ के देख लेते हैं। इंडिया के पास एक एस्टिमेटेड 7 मिलियन टन ऑफ रेयर अर्थ रिजर्व है और हम ऑलरेडी प्रोड्यूस करते हैं, जो इन मैग्नेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए होता है। अच्छा, ये तो बहुत ईज़ी हो गया था, ये ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं थी। क्यू और एस का भी तो पेयर था। ये जो मैग्नेट्स हैं और यहाँ लिखा हुआ था दीज़ मैग्नेट्स, तो क्यू और एस का भी पेयर था। क्यू और एस का पेयर था, आर और क्यू का था, एस और पूरा सीक्वेंस, ये आर, क्यू, एस, पी। कोई परेशानी? एक बार दोबारा समझते हैं। सबसे पहले ये मैग्नेट्स और दीज़ मैग्नेट, क्यू और एस का पेयर बना है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है हाउएवर, और यहाँ बोल रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कर तो रहे हैं लेकिन बहुत कम कर रहे हैं, एस और पी का पेयर बन गया। टी हमें समझ में आ गया था स्टार्टिंग स्टेटमेंट, और कोई स्टार्टिंग हो सकता था। क्यू और एस बना, एस और पी बना, क्यू एस पी बन गया। अब बस आर की पोजीशनिंग देखनी थी, आर कहाँ आएगा। आर में लिखा हुआ है डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, पॉलिसी मेकर्स जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेटेड प्लान लेके आया जाए, जिससे कि इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस कम हो, डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज स्ट्रांग हो। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सब चीज़ों। तो आर और क्यू कब आ रहे हैं? एक बार फ्लो चार्ट बना लें। क्यू और एस का पेयर बना था दीज की हेल्प से, एस और पी का पेयर बना था हाउएवर की हेल्प से। टी हमने स्टार्टिंग में लगाया था क्योंकि इंडिया का नाम लिया हुआ था, और आर इसलिए आया क्योंकि टी और आर का भी पेयर था। अगर आप वो देखोगे तो एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लग रही है, हमारी इंडिया कमजोर हो रही है, और आर में लिखा हुआ था कि स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और आर और क्यू का भी पेयर था वैसे तो, दिस अर्जेंसी की।
तो ये सारे के सारे पेयर क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं ना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर। चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस फॉर ऑल। ये तो कर ही लोगे है ना? फर्स्ट कौन सा है, थर्ड कौन सा है, सेकंड? चलो ऑल द बेस्ट। चलो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। परहैप्स इट्स स्कॉच। स्कॉच का मतलब क्या होता है? बहुत ही नेगेटिव चीज़, बहुत ही पनिशिंग, बहुत ही नुकसान पहुँचाने वाली। अब हो सकता है ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, जो प्रॉब्लम है हमारे पीछे है, क्योंकि एक नया अचीवमेंट आया है, ब्रेक थ्रू में से एक नया अचीवमेंट आया है और इसने जो है फिज़िक्स क्रैक कर दी है, जो लगातार पानी टपकता रहता है उस चीज़ की। पानी अब टपकेगा नहीं आपका मतलब। इट्स लिखा हुआ था स्टार्टिंग में।
जो रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम से, उनको पता चला कि जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जिससे क्या हो जाता है, आपका जो नल है वो टूट जाता है और पानी टप, 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 टप गिरने लग जाता है, ड्रॉप्स आने लगती हैं, वो किसकी वजह से होता है? इसकी वजह से होता है। अब ये जो लीकी फॉसेट है, फॉसेट में जो आपका नल टपक रहा है, ये सबसे ज़्यादा इरिटेट करने वाली प्रॉब्लम क्यों है और यूनिवर्सल क्यों है? सबके पास सब इस प्रॉब्लम को क्यों झेलते हैं? सिंपली स्पीकिंग द टीम कौन-सी टीम? उन्होंने पता किया कि अगर आप किसी जेट को बाहर की नॉइज़ से अलग भी कर दोगे, तब भी उसके अंदर ये वेव्स होंगी। एक नया पेपर पब्लिश हुआ इस लेटर शाज़ में, उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे एक वाटर का जेट टूट जाता है और ड्रॉप्स जो हैं टपकना शुरू हो जाती हैं, टपकती तो हमारा स्टेप नंबर 1 हो चुका है, हमने सारे के सारे को रीड कर लिया। अब हम क्या करेंगे अरेंजमेंट करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ कितने लोगों को ये कॉम्बिनेशन क्लियर था? टी-क्यू-एस का। टी, क्यू और एस। कितने लोगों ने ये कॉम्बिनेशन सही बना लिया था? लिखा हुआ था आर्टिकल एक नया पेपर पब्लिश हुआ, उस पेपर में क्या हुआ और रिसर्चर्स को उनकी जो टीम को क्या पता लगा? टी, क्यू एंड एस कितने लोगों को क्लियर था? कितना क्लियर हो गया मतलब 50% ऑफ द पैरासिम्बल इज़ डन। पूरा कॉम्बिनेशन आपने बना लिया तो। लिखा हुआ था आर्टिकल था इसलिए सबसे पहले लगाया, जब भी आर्टिकल होता है वो इंट्रोड्यूस करता है इसलिए सबसे पहले लगाया। अभी जो इसने एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया? एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है और फिर इन रिसर्चर्स की जो टीम थी। पहले क्यू और एस नहीं आता था क्योंकि आर्टिकल इसमें लिखा हुआ था, आर्टिकल वाला हमेशा पहले आता है। चलो टी, क्यू, एस हो चुका है। चलो अब यहाँ पे इट्स लिखा हुआ था, इस इट्स का भी नाउन ढूँढ लेते हैं। इसकी जो प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है? इस टपकते हुए नल की। तो ये जो टपकता हुआ नल है इसकी प्रॉब्लम है, वो पीछे हो गई क्योंकि एक नया अचीवमेंट आ गया है। क्या सभी को आर और पी का कॉम्बिनेशन क्लियर था? आर और पी में कोई प्रॉब्लम? टपकता हुआ नल, ये जो प्रॉब्लम है, अब नहीं आएगी क्योंकि एक अचीवमेंट आया है, एक रिसर्च हुई है। चलो आर और पी क्लियर है, टी, क्यू, एस क्लियर है। मुझे बताओ टी, क्यू, एस पहले लगाऊँ या आर, पी पहले लगाऊँ? आर, पी पहले लगाऊँ या टी, क्यू, एस पहले लगाऊँ? एक नया अचीवमेंट आया है और वो अचीवमेंट क्या है, वो रिसर्च क्या हुई है, वो टी में लिखी हुई है। क्या सभी को पी और टी का पेयर क्लियर है? एक नया साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है, साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है और ब्रेक थ्रू क्या है वो टी, पी, टी, क्यू, एस में बताया हुआ है। टी, क्यू, एस उन्होंने पहले लगाया ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर दी आपने। गड़बड़ क्या करी? जिन लोगों ने टी, क्यू, एस को पहले लगा दिया, उन्होंने एंडिंग कर दी आर, पी से। क्या पी से एंडिंग हो सकती है? आर्टिकल कभी भी लास्ट में आ सकता है क्या? पी से कभी एंडिंग नहीं हो सकती। तो इसमें छोटी-सी ट्रिक क्या थी, एक छोटा-सा पॉइंट क्या था जो हमें हमेशा याद रखना है, कभी भी किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन आखिरी स्टेटमेंट नहीं हो सकता। आर्टिकल हमेशा इंट्रोड्यूस करता है किसी भी चीज़ को। कभी भी किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन आखिरी स्टेटमेंट नहीं हो सकता है और जो आर्टिकल होता है उसका काम ही इंट्रोड्यूस करना होता है। तो इसका मतलब है आरपी कभी भी लास्ट में नहीं, तब आरपी पहले आएगा, क्यूएस बाद में आएगा। तो एक डबल स्टार मार के कौन-सा कॉन्सेप्ट लिख कॉपीज़ में सभी लोग कि या एन आर्टिकल हमेशा टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है और ये कभी भी कैन नेवर बी इन द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। ये कभी भी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हाँ, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट और फ्लो चार्ट बना लिया? आर, पी, टी, क्यू साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, साइंटिफिक अचीवमेंट हुआ है एक। वो अचीवमेंट क्या हुआ है, वो टीक्यूएस में बताया गया कि एक पेपर आया, उस पेपर में क्या पता चला रिसर्चर्स को और रिसर्चर्स की टीम। आर और पी का पेयर किससे बना था? इट्स की हेल्प से। टपकता हुआ नल और इसकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म। So what is the final sequence? Final sequence is R, P, T, Q and कोई परेशानी किसी को? आगे बढ़े? वॉइस कट हो रही है? अब ठीक है? नाउ इज़ द वॉइस ओके? चलो, एक पैराजंबल और करेंगे और जो 5th पैराजंबल है वो होमवर्क में दूँगी मैं आप सभी को। इसको और डिस्कस करते हैं। रिपीट करूँ? देखो, न्यू पेपर पब्लिश्ड कौन-सा पेपर है जिसमें रिसर्च उस पेपर में रिसर्चर्स ने क्या बताया और जो रिसर्चर्स की जो टीम है। तो वाला आर्टिकल पहले आएगा तो पहले आया फिर रिसर्चर्स और फिर रिसर्चर्स की टीम। तो इसका मतलब क्या है? टी, क्यू, एस में तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगला आर और पी लीकी फॉसेट टपकता हुआ नल इसकी जो प्रॉब्लम है। तो टपकता हुआ नल और इसकी जो प्रॉब्लम है आर और पी। आर पी का पेयर बना टी क्यू एस का आर पी कभी स्टार्टिंग में सॉरी आर पी कभी एंडिंग में नहीं हो सकती यहाँ पे लिखा हुआ था। एक नया अचीवमेंट आया है। एक नया अचीवमेंट आया तो उसको बताओगे ना पहले। इससे एंडिंग तो कर ही नहीं सकते। तो एक नया अचीवमेंट आया है तो उस अचीवमेंट को उसके बाद बताओगे। तो मतलब आर पी पहले आएगा टी क्यू एस बाद। और एक बच्चे का बड़ा प्यारा कमेंट आया कि मैम मैं 11 दिन से कर रही हूँ मुझसे नहीं हो पा रहा। जो बच्चा 11 दिन से कर रहा है और उसे नहीं हो पा रहा, इसका मतलब है अगर 11 दिन में होने लग जाता बेटा, तो आपका सिलेबस 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। फिर तो आप 1 महीने में बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। ऐसे कैसे अपने आप से इतनी उम्मीदें कैसे बना लेते हो, कि 11 दिन के अंदर ही अंदर आपके सारे आंसर्स ठीक निकलने लग जाएँगे? ऐसी उम्मीदें कैसे बना लेते हो? मतलब आई एम सो सरप्राइज़्ड, सो सरप्राइज़्ड। बहुत सारे बच्चों के मेल आते हैं, मैम 1 महीना हो गया अभी तक पूरे नंबर नहीं आ रहे। मतलब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप अपने से ये उम्मीद करके चलते हो कि विदिन अ मंथ आपके फुल मार्क्स आने लग जाएँगे। ये एक लैंग्वेज है बेटा, दिस इज़ अ लैंग्वेज। जब आप हिंदी लैंग्वेज सीख रहे थे,
आज ईशवी हिंदी सीख रही है या इंग्लिश सीख रही है, क्या वो 10-11 दिन में हिंदी में मास्टर हो सकती है? क्या वो 10-11 दिन में, 1 महीने में चीज़ों को ठीक कर लेगी? नहीं, इट टेक्स टाइम। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंस। और पता है मेरी आदत क्या है? आपको चलो अपनी एक आदत बताती हूँ। अभी मैंने आईबीपीएस, पीओ वाले बच्चों से बात भी करी थी। उन्होंने पता है क्या बोला कि मैम जब पेपर देने गए ना परफेक्शन क्लास में करने के बाद, तो पेपर में मेंस भी प्री लेवल लग रहा था। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपको फ़ील होने लग गया ना आपको सब कुछ आता है, आपका इंप्रूवमेंट बंद हो जाएगा, आपका इंप्रूवमेंट खत्म हो जाएगा। और मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको कभी फ़ील ना होने दूँ कि आपको सब कुछ आता है। जिस दिन आपका लेवल यहाँ पहुँचता है ना, मैं इस लेवल का क्वेश्चन दे देती हूँ। जिस दिन आपका लेवल यहाँ पहुँचता है, मैं इस लेवल का क्वेश्चन दे दूँगी। लेवल यहाँ पहुँचेगा, मैं इस लेवल का क्वेश्चन दे दूँगी। बट इंप्रूवमेंट एक सिंगल डे बंद नहीं होगा, फुल मार्क्स आपके एक सिंगल डे नहीं आ सकते। तो हमारा फ़ोकस अपने गोल की तरफ लगातार आगे बढ़ना है, ना कि ये कि छलांग मार के ऐसे पहुँच जाएँ 10-12 दिन में और खत्म वहाँ पे इंप्रूव। बिकॉज़ देयर इज़ नो लिमिट ऑफ लर्निंग, लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। चलो अब यहाँ आ जाते हैं जस्ट वन एक क्वेश्चन, हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर अगला क्वेश्चन होमवर्क में है सभी के लिए। इंडिया के जो रिच ग्रासलैंड्स हैं, सवानाज़ हैं, उनको वेस्टलैंड्स बोला गया है, एक ऐसा लेबल जो ब्रिटिश के टाइम का है, हो सकता है। दिस लिखा हुआ था, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे लैंडस्केप्स, ये सारे के सारे, इनको ग्रुप कर दिया गया, उनको वेस्टलैंड बोल दिया गया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन पॉलिसी और लीगल थिंकिंग इसी माइंडसेट को फॉलो कर रही थी, फिर से दिस लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। और जो आइडिया है वेस्टलैंड्स का, वो रिकॉर्ड्स में भी चला गया, गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में भी चला गया। कॉलोनियल रूलर्स के लिए जो पहले इंडिया को रूल करते थे, उनके लिए ये वैल्यूएबल होते थे क्योंकि टिम्बर देते थे, जबकि ये जो लैंडस्केप होते थे, यूजलेस होते थे क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करते थे। कॉलोनियल रूलर्स चलो हो सकता है स्टार्टिंग, कर लो टिक। दिस अप्रोच लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता, इस अप्रोच को 1985 में फॉर्मलाइज कर दिया गया। ठीक है, तो हमने स्टेप नंबर 1 कर लिया, हमने सारे के सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम अरेंजमेंट करेंगे। क्या सभी को समझ में आ रही है ये बात? कि पी में जो बात दे रखी है कि ब्रिटिशर्स इनको वेस्टलैंड बोलते थे और क्यों बोलते थे वो एस में दे रखा है। तो ब्रिटिशर्स इनको वेस्टलैंड बोलते थे और क्यों बोलते थे उसका कारण क्या था वो एस में दे रखा है। कि कारण क्या था कि वो यूजलेस थे। तो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में इनको वेस्टलैंड बोला जाता था और इसका कारण क्या था, क्योंकि वुडी फॉरेस्ट तो टिम्बर देते थे और ये सब कुछ भी नहीं देते थे। किसी को भी पी और एस के पेयर में कोई डाउट, तो इसका मतलब एस तो स्टार्टिंग नहीं हो सकता, इसका मतलब पी ही स्टार्टिंग होगा। तो पी में जो बात दे रखी है उस बात का कारण आपको एस में दे रखा है। कोई परेशानी? चलो अब कुछ कुछ कॉम्बिनेशन और बनाते हैं। इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे लैंडस्केप्स जो हैं उनको सभी को ग्रुप टुगेदर कर दिया गया और उनको वेस्टलैंड बोला गया। ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन पॉलिसी और लीगल थिंकिंग भी इसी माइंडसेट को फॉलो करने लग गई, कॉलोनियल माइंडसेट को फॉलो करने लग गई और वेस्टलैंड का जो आइडिया था वो रिकॉर्ड्स में आ गया। एस के बाद आ रहेगा, ये कॉलोनियल माइंडसेट की बात पी और एस में लिखी हुई है, दिस कॉलोनियल माइंडसेट। कॉलोनियल माइंडसेट किसमें दिया हुआ है, पी और एस में दिया हुआ है कि कॉलोनियल्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे। फिर यहाँ लिखा हुआ है दिस माइंडसेट, तो कौन सा माइंडसेट कि इनको ये कोई यूज में नहीं आ रहे तो उनका नाम वेस्टलैंड है, तो इनका यूज में आ रहा है तो उनको वेस्टलैंड मत बोलो। क्या पी एस आर सभी को क्लियर है? किससे मिला हमें, दिस कॉलोनियल माइंडसेट। अब मेरे पास 2 स्टेटमेंट्स बचे हैं, क्यू बचा है, टी बचा है, बस मुझको ये चेक करना है कि क्यू पहले आएगा या टी पहले आएगा। चलो आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे दिस सिस्टम लिखा हुआ है, तो सिस्टम किसमें है? यहाँ पे भी एक हिंट है, दिस सिस्टम, सिस्टम किसमें दे रखा है? सिस्टम पी में तो नहीं है कोई, आर में भी कोई सिस्टम नहीं है, एस में भी कोई सिस्टम नहीं है। इस अप्रोच को फॉर्मलाइज किया गया 1985 में, इन्होंने एक फ्रेमवर्क बना दिया, मतलब पूरा का पूरा फ्रेमवर्क नहीं सिस्टम। तो अ फ्रेमवर्क एक सिस्टम बनाया और यही वाला सिस्टम पी और क्यू का पेयर है। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज पी एस आर टी। तो कैसे कैसे पेयर्स बने, इनको ये वेस्टलैंड बोलते थे, क्यों बोलते थे, और ये माइंडसेट क्लोजर बनाओ तो और क्लियर हो जाएगा। पी एस आर टी एंड क्यू, टी एंड क्यू में तो दिस सिस्टम, इसमें बताया गया वाई का आंसर, वाई वेस्टलैंड, और यहाँ पे जो उनका माइंडसेट था दिस माइंडसेट। तो सब पेयर्स को बनाने के लिए कुछ ना कुछ हिंट दे रखी। क्वेश्चंस बेटा डिफिकल्ट थे, इजी क्वेश्चन एक भी नहीं था आज के पैराजंबल में, दे वर डिफिकल्ट। आई होप धीरे धीरे समझ में आ रहा है हम कैसे कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और, इसको ऐसे भी समझ सकते थे, कॉलोनियल रूलर्स की बात ना 3 जगह हो रही थी, एस में हो रही थी, आर में हो रही थी और पी में हो रही थी। इन तीनों में कॉलोनियल रूलर्स की बात हो रही थी, ब्रिटिशर्स क्या करते थे। तो कॉलोनियल रूलर्स कौन थे, वो एस में भी नहीं दिया हुआ था, इसमें भी नहीं दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था ब्रिटिशर्स थे वो, इसका मतलब पी पहले आएगा। पी में जो बात हो रही थी उसका रीजन एस में दिया हुआ था कि वो ऐसा क्यों करते थे, और यही माइंडसेट फिर कंटिन्यू हो गया आगे। तो ब्रिटिशर्स ऐसा करते थे, क्यों करते थे, और फिर यही चीज इंडिया में आगे कंटिन्यू हो। कौन सी चीज इंडिया में आगे कंटिन्यू हो गई, ये जो आइडिया था वेस्टलैंड का, ये कंटिन्यू हो गया और फिर इसको 1985 में फॉर्मलाइज भी कर दिया। इसको अगर देखोगे ना तो पूरा एक क्रोनोलॉजी भी चल रही है, ब्रिटिशर्स ऐसा करते थे, ऐसा क्यों करते थे, फिर इंडिपेंडेंस के बाद इसको ही फॉलो किया गया, 1985 में इस अप्रोच को यूज किया गया, और इस अप्रोच के अंदर या इस सिस्टम के अंदर क्या क्या होता था। तो पूरी की पूरी कहानी चल रही है। क्लियर? मजा आया? अब एक क्वेश्चन होमवर्क दे रही हूँ, सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और इस क्वेश्चन को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है सभी के लिए, विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन आवर टुमारो सेशन। आज का सेशन यही एंड करते हैं। 5 सेंटेंस ग्रेटिट्यूड के सभी लोग मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, मेलेज मींस बेटा प्रॉब्लम। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ।
Thank you, God, for my parents, teachers, family, and each and everyone in my life. Thank you, God, for making me physically, mentally, and emotionally strong. Thank you, God, for the food that we eat, for the place that we live in, and everything around me. Thank you, God, for making me who I am. तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड